हेलो एंड वेलकम टू कॉटल सिविल सर्विसेज। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है इंडिया चाइना रिलेशंस। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, क्योंकि थोड़ा लेंदी ये टॉपिक है और करंट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बार बार डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो इसको पूरा कवर करना वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है। इसको आपको लगातार अखबार से अपडेट करते रहना होगा। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है। बेसिक जानकारी कभी नहीं बदलेगी, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अब तक की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आपको लिखना है मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन यानी हिस्ट्री क्या है एक्चुअली। इस पूरे रिलेशन की, इंडिया चाइना रिलेशन की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? तो इसको आप मान के चलिए कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से ही ये शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 47 में हम आज़ाद हुए और 48 में चाइना आज़ाद हुआ। तो लगभग एक साथ दोनों देशों में उदय हुआ है, दोनों देशों का। तो 1 अप्रैल 1950 को बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। इंडिया पहली नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक का कंट्री बनी है, जिसमें कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर चाइना माने इस बात को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पहले क्या हो रहा था कि केवल जो सोशलिस्ट कंट्री थी वो ही इसको रिकॉग्नाइज कर रही थी, वही इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रख रही थी, क्योंकि ये भी एक सोशलिस्ट देश ही था चीन। अभी भी ऑफिशियली तो सोशलिस्ट ही है, लेकिन वो अलग बात है कि इसकी थ्योरी फिलहाल प्रैक्टिकलिटी में वो सब जा रही हैं कैपिटलिज्म की तरफ। तो वो एक डिफरेंट इशू है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो समझना ये है कि शुरुआत कितनी अच्छी हुई है दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन की। तो इंडिया पहला देश बना है नॉन सोशलिस्ट कंट्री में, ओवरऑल नहीं। लेकिन 1962 आते आते, यानी केवल 12 वर्ष बीते हैं, पहला युद्ध भी हम दोनों ने लड़ लिया। इंडिया चाइना के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और हम जाएंगे उसमें कि वो क्यों हुआ। एक मोटा ओवरव्यू ये ले सकते हैं हम कि तिब्बत की वजह से थी ये सारी लड़ाई। कि तिब्बत को अपना पार्ट मानता था चीन, और जो तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे दलाई लामा, वो भारत में आ चुके थे। भारत में शरण ली थी उन्होंने, आज भी वो भारत में ही हैं, धर्मशाला में रहते हैं। और एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है, जो कि तिब्बत की गवर्नमेंट कही जाती है, लेकिन भारत से संचालित है वो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दलाई लामा को चीन कहता था कि भारत हमें सौंपे दलाई लामा को, लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और दलाई लामा को पनाह देना भी चीन ये मानता था कि पनाह कैसे दे, मतलब हमारा दुश्मन है दलाई लामा, और उसे वो सौंप क्यों नहीं रहे, हमें पनाह कैसे दे रखी है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और युद्ध हो गया 1962 में। लेकिन तो ये जब ढलान आई रिलेशन में, तो फिर एक ऊंचाई भी आनी थी, वो आई 1988 में। तो 1962 में युद्ध हो गया, 1962 में युद्ध हुआ। 1988 में हुआ ये कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चीन गए, और वो एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए कि एक लैंडमार्क विजिट मानी गई। 1988 में पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारा वहां पहुंचा, तो उसके बाद एक कुछ समय ऐसा आया कि ठीक है, मतलब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। फिर 1993 आया, केवल 5 वर्ष बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो भी अभी हम देखेंगे क्या है ये सब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम पीस को बनाकर रखेंगे, क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ यही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान के साथ एलओसी है, तो चीन के साथ एलएसी है, और लड़ाई की जड़ ये रेखा है। तो 1993 में फाइनली ये डिसाइड किया गया, नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, कि हम जो है पीस को मेंटेन रखेंगे। लेकिन
आज की डेट में हमारे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है। बहुत कारण है हमारे पास एक दूसरे के प्रति कॉन्फ्लिक्ट के। कौन कौन से? पहला, मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तिब्बत और दलाई लामा। तो जो हमारी पहली लड़ाई हुई वो इन्हीं की वजह से हुई। चाइना को लगता है कि बहुत ही ये सेंसिटिव मुद्दा है, मतलब चाइना के लिए ये ऐसा समझना चाहिए कि उसको हमने चुनौती दे दी। वो ऐसे लेता है कि तुमने मेरे दुश्मन को पनाह कैसे दे दी। तो चाइना तो इस रूप में देखता है और वो कहता है कि ये मेरी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के खिलाफ है कि तिब्बत मेरा हिस्सा है। लेकिन इंडिया के जेस्चर को वो ऐसे लेता है कि इंडिया मेरी टेरिटोरियल सोवरेनिटी का ध्यान देता ही नहीं है। हालांकि ये बकवास है एकदम। अगर चीन को टेरिटोरियल सोवरेनिटी अपनी इतनी चिंता है तो फिर वो बाकी देशों के साथ ऐसा क्यों करता है? लद्दाख में आपको पता है कि उसने हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को चुनौती दे रखी है ऑलरेडी। 1962 में उसने अक्साई चीन लिया। और अभी अ, भूटान के साथ क्या हो रहा था, डोकलाम का इशू पूरा, वो सब हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं कि चीन को लगता है कि ये मेरी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और दलाई लामा भारत में बैठ के एक सरकार चलाते हैं जो कि तिब्बत की एक मान्य सरकार है कई जगह पर। हालांकि ज्यादातर देश उसको मान्यता नहीं देते, लेकिन फिर भी एक आवाज तो है ही वो। मतलब अगर तिब्बत की कोई आवाज उठेगी तो वो सरकार ही उठाती है। लेकिन इंडिया इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इंडिया इस मुद्दे को कभी उठाता ही नहीं, वो कभी इसको कान ही नहीं देता। चीन इस बात को चिल्लाता रहता है लेकिन भारत इस पे बिल्कुल भी कान नहीं देता। सेकंड, जो डिस्प्यूट है वो, उसमें इंडिया को कान देना ही पड़ेगा। वो इस तरीके का मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या है भैया वो बॉर्डर डिस्प्यूट? सबसे पहले तो अक्साई चीन का इलाका है, वो चीन ने कब्जाया हुआ है। जो लद्दाख का ईस्टर्न पोर्शन है, लद्दाख का जो ईस्ट वाला भाग है, वो 1962 के युद्ध के बाद ये हिस्सा जो है वो चीन ने कब्जा लिया। बाकी जो अरुणाचल प्रदेश है अभी, उसको भी वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा है। और अरुणाचल प्रदेश में तो चलो अभी फिलहाल शांति है, लेकिन अक्साई चीन तो अभी भी वो चीन के कंट्रोल में है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो अभी फिलहाल वो शांत है। हालांकि भविष्य में वो ऐसा शांत ही रहेगा, इसको कह नहीं सकते इस बात को। क्योंकि चीन एक डॉक्ट्रिन फॉलो करता है जिसको कहा जाता है सलामी एंड सलामी स्लाइसिंग। अगर पूरा नाम देखा जाए तो सलामी स्लाइसिंग क्या है? आप ऐसा समझिए कि कोई गाजर है, मूली है, कुछ भी समझिए आप। तो उसको धीरे धीरे काटना है, धीरे धीरे काटना है, धीरे पूरी गाजर को पूरी मूली को एक साथ नहीं खा लेना, धीरे धीरे काटना। ये है सलामी स्लाइसिंग, यानी स्लाइस स्लाइस करके। तो धीरे धीरे किसी मुद्दे को उठाना है। चीन इसको फॉलो करता है कि पहले लद्दाख का एक हिस्सा कब्जा कर लो, गालवान को कब्जा कर लो, फिर धीरे धीरे लद्दाख के पूरे ईस्टर्न हिस्से को कब्जा कर लो। वो ये इस पॉलिसी पे काम करता है। तो हो सकता है भविष्य में वो अरुणाचल प्रदेश को करने की अपने में कब्जे में करने की कोशिश करे। तो ये दिक्कत है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। और डिटेल में हम चलेंगे आगे। तीसरा क्या है कि इंडियन ओशियन का डोमिनेशन चाहता है चीन। और इसके लिए वो क्या कर रहा है, जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जितने भी आइलैंड हैं इंडियन ओशियन में, सबके साथ वो कुछ न कुछ समझौता कर रहा है जिससे कि उन इलाकों में अपनी प्रेजेंस बना ले, मिलिट्री प्रेजेंस बना ले, या फिर इकोनॉमिकल रूप से अपनी प्रेजेंस बना ले। तो क्या है कि बीजिंग हैज बीन रीचिंग आउट टू इंडिया नेबर्स ऑन द प्रेमाइस ऑफ डेवलपमेंट एंड ट्रेड, एलिजिडली क्रिएटिंग द सिल्क रूट। वो क्या कहता है कि मैं एक मैरी टाइम सिल्क रूट बनाना चाहता हूँ। वो बहुत समय से इस जुगत में लगा हुआ है कि मैं एक मैरी टाइम सिल्क रूट बनाऊंगा। और मैरी टाइम मतलब समुद्र के अंदर। एक तो लैंड पे एक सिल्क रूट है, पुराना सिल्क रूट कहाँ था? वो लैंड से था, रेशम मार्ग जिसे बोलते थे, जहाँ व्यापार होता था बहुत सारा। तो अब वो कहता है कि मैं मैरी टाइम सिल्क रूट भी बनाऊंगा इंडियन ओशियन में होके, जो कि जाएगा। और उससे जितने भी देश हैं इंडियन ओशियन वाले, वो सब लाभान्वित होंगे, ऐसा वो एक सपना दिखाता है। इंडिया को भी उसने वो सपना दिखाया। हालांकि इंडिया ने अभी तक उसको
मान्यता नहीं दी है, मतलब इंडिया उसमें अभी शामिल नहीं हुआ है। और चीन के साथ एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये भी है, चीन को ये भी चुनौती लगती है कि ये मेरे पाले में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बिना तो बेकार है सब। अगर इंडियन ओशन में मैं व्यापार करना चाह रहा हूँ और इंडिया जैसा बड़ा देश, खिलाड़ी देश उसमें शामिल नहीं है, तो फिर फायदा क्या। तो वो क्या कर रहा है, नेपाल और म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तो खैर उसकी झोली में है ही है, इन सबको एक चौक पॉइंट बना रहा है इंडिया के लिए। तो यानी अगर इंडिया के आसपास के सारे देश अगर चीन साध ले, तो इंडिया के लिए तो मुश्किल वैसे ही हो जानी है। नीचे से आप श्रीलंका को साध लो, वहां पे कोई आर्मी बेस बना लो, और इधर आप अफ्रीकन जो देश हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनको साध लो। जैसे जिबूती नाम का एक देश है छोटा सा, और वो इंडियन ओशन के बिल्कुल मुहाने पे है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। उसको वहां उसने एक बेस बनाया हुआ है। तो इस तरीके से वो इसी प्रयास में लगा हुआ है कि मैं जो है ट्रेड के बहाने, कहता यही है वो ऑफिशियली कि मैं इसके थ्रू ट्रेड करूंगा, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेड तो सिर्फ बहाना है। उसके बैनर के पीछे ये कुछ और करने की मंशा है। एक्चुअली भारत को ये काउंटर करना चाह रहा है, चौक करना चाह रहा है। तो इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं मिस्टर मोदी एंड मिस्टर जी जिनपिंग दोनों के बीच, लेकिन फिलहाल कोई भी उसका आउटकम, पॉजिटिव आउटकम निकल कर नहीं आ पा रहा है। ना तो भारत ने ज्वाइन किया है इस पूरे जो उसका इनिशिएटिव है उसको, और ना ही चीन इसमें अभी कोई रोक रहा है अपने इस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है वाटर इशू। वाटर इशू तो हर दो देशों के बीच में, पड़ोसी देशों के बीच में होता ही है जनरली। तो यहाँ कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि विवाद का कारण है। तो चीन क्या करता है कि डैम बना रहा है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े। तो उससे खतरा है कि कभी बाढ़ भी आ सकती है जब अचानक से पानी को वो छोड़ देगा, और सूखा भी हो सकता है जब वो पानी को रोक लेगा। और 1962 के युद्ध के बाद से ही ये पूरा एक वाटर इशू बना हुआ है भारत और चीन के बीच में। संभावना ये भी है कि जिस तरीके से हिमालय के ग्लेशियर जितनी तेजी से वो मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और क्योंकि निचले इलाके में हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर और असम, तो ये धीरे धीरे फ्लड जोन न बन जाए कहीं। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। तो जहाँ भारत के किसी रिलेशन की बात होगी दुनिया में, तो पाकिस्तान तो बीच में टपकना है ही है। तो अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन का, एक तरीके से कह सकते हैं कि हम वो प्रॉक्सी कंट्री बना बैठा है, कि यानी वो चीन की हाँ में हाँ मिलाता है, चीन जो कहेगा वो करेगा। और पाकिस्तान को लगता है कि चीन मेरे साथ खड़ा है तो मैं भारत को कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। So Islamabad is annexes for an alliance it can use to balance the growing economic and political clout of India. But Pakistan also offered China a gateway to South Asia. यहाँ पे पाकिस्तान चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है कि वो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि चीन पाकिस्तान के थ्रू कहाँ कहाँ पहुंच सकता है। साउथ एशिया में जा सकता है, ईरान में जा सकता है, अरब सागर में जा सकता है। और इसीलिए एक सी पैक नाम की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। पूरा पैसा चीन ने लगाया है इसमें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये इसका मकसद यही है कि वो सेंट्रल एशिया में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अपने रूट बना रहा है, मतलब ट्रेड के रूट, या कह सकते हैं कि कभी भी कुछ स्ट्रेटजिक लोकेशन को रोक कर रखना है। तो वो उस लिहाज से चीन अपने कॉरिडोर बना रहा है। तो अगर इंडियन ओशन में भारत ने कैसे भी रोक लिया, तो उसने लैंड रूट तैयार किया है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे कि वो तुरंत अरब सागर में पहुंच जाए। लेकिन भारत ने उस पर बहुत विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि ये पूरा जो है ये कराकोरम रेंज से होकर निकलता है, और कराकोरम एक्चुअली पीओके में आता है, और वो भारत का हिस्सा है। लेकिन अभी वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इस पर पूरा विवाद चल ही रहा है, आपको पता ही होगा पीओके का विवाद। तो अ, भारत इसका विरोध करता रहता है। नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में बहुत विवाद है। लगातार जितनी भी कंट्रियां हैं साउथ चाइना सी में, फिलीपींस हो
या फिर वियतनाम हो और आपका मलेशिया हो, सब चीन से विरोध दर्ज कराते हैं, क्योंकि चीन क्या कहता है कि ये मेरी एक झील है। साउथ चाइना सी को वो अपनी एक लेक कहता है, लेकिन अ, वो तो सारे देशों का पानी है, और उसमें जितने पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उसके लिए ही चीन ऐसा कहता है कि जिससे कि वहाँ जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने मिनरल हैं, वो सब उसके हो जाए। लेकिन बाकी सारी जो कंट्री हैं वो सब इसका विरोध करती हैं। तो इंडिया भी इस चीज को लेके कंसर्न रहता है कि अगर साउथ चाइना सी में पूरा कब्जा हो गया चीन का, तो फिर क्या हो सकता है कि क्योंकि जो ट्रेड है, ट्रेड काफी ज्यादा इधर इस रूट से होता है ना, साउथ चाइना सी वाले रूट से होकर काफी ट्रेड होता है, इंडिया का भी ट्रेड होता है, तो भारत के लिए वो मुश्किल हो सकती है। और फिर दूसरा क्या है कि इंडियन ओशन में आना चीन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा एक बार साउथ चाइना सी पर कब्जा हो गया तो। नेक्स्ट इज मेरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जो हम अभी बात कर रहे थे मेरीटाइम सिल्क रूट की, उसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि द फर्स्ट थिंग ऑफ इंटरेस्ट अबाउट मेरीटाइम सिल्क रूट इज दैट इट वाज इनिशियली mooted एज एन आसियान सेंटर्ड प्रोजेक्ट। चीन ने कहा था कि मैं आसियान के देशों के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ, और कह रहा था कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, कल्चरल लिंकेजेस बढ़ाएंगे, लेकिन अ, ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि धीरे धीरे जैसे टाइम पास हुआ तो पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीजिंग ने क्या किया, लेटर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट टू इंक्लूड द इंडियन ओशन। फिर उसमें साउथ चाइना सी के अलावा फिर इंडियन ओशन को भी शामिल कर लिया, और कोलंबो तक पहुंच बनाने लगा, और कोलंबो उसमें शामिल भी हो गया। न्यू दिल्ली ने लेकिन अभी तक हामी नहीं भरी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला ओपेसिटी, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि दिखता कुछ और है और कहता कुछ और है चीन, तो वो ओपेसिटी है। सेकंड है डाउटफुल क्रेडेंशियल, मतलब चीन की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इस तरीके का देश वो नहीं है, उसने हमेशा धोखा दिया है। जिस तरीके से देखा जाए कि पंचशील का समझौता अ, हुआ था भारत और चीन के बीच में 1954 में, लेकिन उसके मात्र 8 साल बाद 1962 में चीन ने हम पर युद्ध कर दिया, और युद्ध भी इस तरीके से किया कि वो अपनी तैयारी कर रहा था युद्ध की, और हमने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया कि हम पर युद्ध भी हो सकता है कभी, और उसने भी कभी अपनी तैयारियों के बारे में कभी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। नेक्स्ट इज इंडियन एंडोर्समेंट ऑफ चाइनीज हेजेमोनी के, अगर हम इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए मेरीटाइम सिल्क रूट में, तो सीधा सीधा संदेश ये जाएगा कि इंडिया डर गया, और जो चाइनीज हेजेमनी है, यानी चाइना एक छत्र राज्य जो चाहता है, इंडिया उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज चाइनीज एम्बिशन इन अफ्रीकन रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि अगर इंडियन ओशियन पे कब्जा हो गया चीन का, तो फिर वो धीरे धीरे अफ्रीका के रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है। इतनी सारी लड़ाइयों के बावजूद भारत और चीन के बीच में कॉपरेशन कहाँ कहाँ है। सबसे पहला बुद्धिज्म एक कल्चरल लिंकेज है जो दोनों देशों में है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे हम दोनों सेम है। उससे अलावा जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें इंडिया भी उसका फाउंडिंग मेंबर है, और चीन भी है उसमें। नेक्स्ट है एजुकेशनल, एक हमारा प्रोग्राम चलता है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, 2006 से चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और बाकी ट्रेड कॉपरेशन तो है ही, हालांकि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, लेकिन फिर भी ट्रेड तो होता ही है। अब जो लेटेस्ट जो एलएसी पर जो विवाद हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि हमें अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो फिर उसने दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड एक बनाया, बिल्कुल एलएसी के किनारे किनारे। और सेकंड क्या है कि इंडिया जो है क्वाड एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूनाइटेड स्टेट प्लस इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये मिलके क्वाड बन रहा है। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है चाइना के खिलाफ ये चारों देश इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा चाइना व्यूज इंडियाज एसेशन रिगार्डिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एज एन इम्प्लिसिट अटैक ऑन द सी पैक। तो जो चाइना का जो सी पैक कॉरिडोर है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर निकलता है, लेकिन भारत क्या कहता है कि ये हमारा इलाका है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि वहां से होकर ये रोड लेके जाओ। तो चाइना उससे परेशान है। उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर जो चीन का जो एग्रेसिव नेचर है, अ, वो जो है वो बाकी देशों को परेशान कर रहा है, उस इलाके के जितने भी हैं। तो
इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो सारे देश भी चीन के खिलाफ कभी भी आ सकते हैं। तो चीन को एक परेशानी ये भी है कि सारे देश एक हो गए तो क्या दिक्कत का सामना हो सकता है। और बाकी इसके अलावा क्या है कि जो कोविड-19 में वुहान से निकला हुआ वो वायरस है, ऐसा इस पे जांच हो सकती है, तो इसको लेकर भी चीन परेशान है। अब जो है पेंगोंग त्सो लेक के बारे में बात करते हैं, जहाँ ये पूरी लड़ाई हुई थी। तो ये क्या है कि एक लॉन्ग, नैरो, डीप और लैंडलॉक्ड लेक है, काफ़ी ऊंचाई पर है लद्दाख हिमालय में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो चुशूल है, चुशूल को जाने वाले रास्ते पर ये पेंगोंग त्सो लेक पड़ती है। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंडिया के टेरिटरी में आती है, तो चाइना को यही परेशानी है कि मैं कैसे भी करके इस पूरे पेंगोंग त्सो लेक पर कब्जा करूँ। हालांकि कुछ इलाका है जो पेंगोंग त्सो लेक का चीन के कब्जे में भी है, चीन के पास भी है यानी। अगर गवर्नेंस की बात करें तो इसमें फिंगर एरिया हैं, कुछ फिंगर 8 पहाड़ी हैं। और 8 पहाड़ियों में 4 पहाड़ी पर वो भारत पेट्रोलिंग करता है और 4 पहाड़ी पर चीन पेट्रोलिंग करता है। तो इस पर भी विवाद रहता है। और ये हैं वो फिंगर 8, 1 2 3 4 5 6 8, ये पेंगोंग त्सो लेक के किनारे किनारे। अब एलएसी की बात करते हैं। एलएसी क्या है? एलएसी एक्चुअल में इंडिया और चाइना को विभाजित करने वाली एक रेखा है। ये एलओसी से अलग है। एलओसी पाकिस्तान के साथ है। एलओसी एक ऑथराइज्ड है, यानी 1948 में जो सीज फायर हुआ था, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको घोषित किया था कि ये एलओसी होगी। और 1972 में एलओसी बिल्कुल डेजिग्नेट कर दी गई शिमला एग्रीमेंट के बाद कि हाँ भाई ये है एलओसी। और इट इज डिलिनिएटेड ऑन ए मैप साइंड बाय डीजीएमओ। दोनों देशों की आर्मी के जो डीजीएमओ हैं वो आते हैं समय समय पर और मैप एक दूसरे को दिखाते हैं कि भाई हम अपनी पोजीशन पे हैं, तुम अपनी पोजीशन पे रहो। तो यानी इसको पूरी इंटरनेशनल सेंटिटी बनी हुई है। लेकिन एलएसी के साथ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक दिमागी कॉन्सेप्ट है। दोनों देश अपना अपना कहते हैं कि ये एलएसी है, वो एलएसी है। और विवाद पुराना विवाद है, ये ब्रिटिश राज से ही ये विवाद चला चला आ रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो एलएसी निर्धारित की थी उसे चीन मानता ही नहीं है। लेकिन भारत अपनी जगह पर सही है, क्योंकि भारत ब्रिटिश छोड़ के जो गए, जिस लीगेसी को या कह सकते हैं कि उन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए उसको हमने माना, सिंपल। अगर लेंथ की बात करें तो 3488 किलोमीटर लंबा एलएसी है, जिसको इंडिया मानता है, लेकिन चीन मानता है केवल और केवल 2000 किलोमीटर लंबे को। तो इसमें 3 सेक्टर हैं एलएसी में। एक सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, एक बीच में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला सेक्टर, और तीसरा है लद्दाख सेक्टर जो सबसे लंबा सेक्टर है। तो बीच वाले में तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में हमेशा लड़ाई बनी रहती है। तो ईस्ट वाला जो है वहाँ पे मैकमोहन लाइन है ना। और मैकमोहन लाइन मार्क्ड आउट प्रीवियसली अनक्लेम्ड और अनडिफाइंड बॉर्डर बिटवीन ब्रिटेन एंड तिब्बत। और मिडिल सेक्टर में कोई दिक्कत है ही नहीं। डिसएग्रीमेंट की बात करें तो इंडियाज क्लेम लाइन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एलएसी। In China's case, LAC corresponds mostly to its claim line, but in the eastern sector, it claims the entire अरुणाचल प्रदेश। तो पहले ही बता दिया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है। बॉर्डर नेगोशिएशन की बात करें तो कई बार इस विषय में बात होती रही है। 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी चीन गए थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बात भी शुरू की थी, लेकिन चीन ने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि हम इस बारे में कोई भी बात करने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से वुहान में और महाबलीपुरम में भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो ये वो वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर हैं। तो ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर, ये अरुणाचल प्रदेश वाला। और ये है आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये है मिडिल सेक्टर। तो अभी फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत दिक्कत है। और यहाँ भी दिक्कत होती रहती है बीच बीच में। तो ये पूरा था। और इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा जब गालवान क्लैशेस हुए, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा था? मिलिटरीली हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और हमने अपने डिविजन्स, टैंक्स एंड आर्टिलरी वो सब एलएसी तक पहुंचा दिए थे। और काफ़ी स्ट्रांगली हमने रिटेलिएट किया था। इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर भी हमने उनके बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था, 59 ऐप्स को। और जो ट्रेड डेफिसिट था इंडिया का चाइना के साथ, वो घट गया था उस समय पर।
क्योंकि हमने इंपोर्ट भी कम कर दिया था और एफटीआई जो चाइना से आता है वो भी डिप हो चुका था 2019-20 में काफ़ी ज़्यादा। तो ये इंडिया का रिस्पॉन्स उस समय पर रहा था और अब ये मतलब करंट में ये डेवलपिंग इशू है। तो बीच-बीच में जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगा हम आपको उस पर वीडियो बनाकर देते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।